हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीटेट अड्डा। पहले एक क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे साइंस 6 क्लास के एनसीईआरटी बुक से। उसका तीसरा चैप्टर है मटेरियल्स, यानी हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हम लोग जो अपने चारों ओर वस्तुएं देखते हैं ये या उपयोग में लाते हैं उसके बारे में, और उनमें कौन कौन से और वो जो वस्तुएं होते हैं उनमें कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं तथा उस वस्तुएं में कौन कौन सा गुण होता है उसे पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ी, साइकिल, खाना पकाने वाले बर्तन, पुस्तक, वस्त्र, खिलौना, पत्थर, जल तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि हमने देखा कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी वस्तुएं होती है, जैसे कि बैलगाड़ी, साइकिल, खाना बनाने वाला बर्तन। यानी इन सभी वस्तुओं को देखने से पता चलता है कि सभी का रंग, आकार तथा गुण अलग अलग होते हैं। अगर हम इनके गुण को बात करें तो आप लोग देखते हो कुछ सामान लकड़ी के होते हैं तथा कुछ सामान लोहे के होते हैं और कुछ सामान प्लास्टिक के भी होते हैं। तो इन सभी वस्तुओं का गुण भिन्न भिन्न हुआ। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। ये पदार्थ कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज तथा मृदा हो सकते हैं। यानी हमारे चारों जो वस्तुएं होते हैं वो एक पदार्थ से भी बने होते हैं और एक से अधिक पदार्थ से भी बने होते हैं। जो हमारे आसपास की चीज़ें होती है इनमें से कोई भी पदार्थ हो सकते हैं। कुछ वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी होती है। ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी होती है। यानी कुछ वस्तु जो होता है केवल एक ही पदार्थ से बना होता है, जैसे चेयर। और ऐसा भी हो सकता है कि एक से अधिक या एक से ज़्यादा पदार्थ से भी बने होती है कुछ वस्तुएं। आगे पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुण तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। मतलब अगर हम किसी वस्तु को बनाते हैं तो उसके रख रखाव और उसके कार्य पर निर्भर करता है। यानी जो वस्तु बना रहे हैं उसका क्या कार्य है, उसको किस तरह से उपयोग किया जाएगा, इसी को देखते हुए उस पदार्थ में कौन कौन से गुण सम्मिलित होने चाहिए। अगर हम गिलास बनाते हैं जिससे हम लोग पानी पीते हैं, अगर वो गिलास बनाते हैं तो हम उस गिलास बनाने के लिए कांच का उपयोग कर सकते हैं या स्टील का उपयोग कर सकते हैं तथा प्लास्टिक का उपयोग कर बना सकते हैं, न कि रुई या कपड़े का उपयोग करके बना सकते हैं। अगर रुई या कपड़े का इस्तेमाल करके उस गिलास को बनाएंगे तो उसमें पानी टिक नहीं पाएगा। इसी तरह अलग अलग वस्तुओं को बनाने के लिए उसके उपयोग पर निर्भर करता है कि उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। आगे अब हम लोग देखेंगे पदार्थ में कौन कौन से गुण होते हैं कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं गुण का। पहला है दिखावट, यानी अपीयरेंस। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहे तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी इस धातु में कुछ समानताएं होती है जो लकड़ी में नहीं होती है। इनमें से जो कुछ पदार्थ है उसको काटने पर उसके पृष्ठ चमकीले होते हैं। कुछ पदार्थ धृतवान तथा कुछ धृतहीन पदार्थ होते हैं। यानी पदार्थ जो होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे लोहा लकड़ी से बिल्कुल भिन्न होता है, या लोहा, तांबा और एल्युमिनियम भी बिल्कुल भिन्न होता है। फिर भी हो सकता है कि लोहे, तांबे, एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो जो लकड़ी में ना हो, लेकिन हम यह बात केवल दिखावट के लिए कह रहे हैं। जैसे अगर हम देखें कि लोहे या एल्युमिनियम के ताजे कटे भाग को देखें तो उसमें चमक होती है, धृत चमक होते हैं, वो धातु होते हैं। लोहा, तांबा, सोना, एल्युमिनियम धातु का उदाहरण है। कुछ धातुएं अपनी चमक खो देती है और धृतहीन दिखाई देने लगती है। ऐसा अगर वायु तथा नमी के अभिक्रिया के कारण होता है, यानी हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धृत दिखाई देती है। ऐसे अगर हम देखें कि लोहे एल्युमिनियम को ताजे काटें, मतलब लोहे एल्युमिनियम को बीच से काट दें तो उसमें एक अलग तरह का चमक प्राप्त होता है उसके ताजे कटे भाग में। तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो धृतवान है, मतलब उसमें चमक उत्पन्न हो गया। या अगर हम उसी तरह से लकड़ी को काटें तो उसमें चमक नहीं होता तो हम उसे धृतहीन पदार्थ भी कह सकते हैं या कहते हैं। अगला गुण है कठोरता।
जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथ से दबाते हैं तो उसमें से कुछ वस्तु पर दबाव देना कठिन हो जाता है, जबकि कुछ वस्तु आसानी से दब जाते हैं। वह पदार्थ जिन्हें आसानी से दबाया जा सकता है या खरोंचा जा सकता है वह कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें दबाना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि कुछ पदार्थ आसानी से दब जाते हैं और कुछ पदार्थ आसानी से नहीं दबते हैं। वह पदार्थ जिन्हें आसानी से दबाया जा सकता है या खरोंचा जा सकता है वो कोमल पदार्थ होता है, यानी वो पदार्थ जिस पे हम आसानी से दबाव बना सकते हैं या खरोच सकते हैं वो सॉफ्ट हो गया, और जिन पे आसानी से हम दबाव या खरोच नहीं सकते हैं वो कठोर पदार्थ कहलाता है। जैसे रुई, स्पंज कोमल, जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे दृढ़, कठोर और चिकना होना। अगला है विलेय तथा अविलेय, यानी सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। कुछ पदार्थ जल में मिलाने पर पूर्णतः घुल जाते हैं, यानी विलेय हो जाते हैं। ये पदार्थ जल में विलेय कहलाते हैं, जैसे चीनी, नमक। यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें जल में मिलाते हैं तो वो पूरे रूप से घुल जाते हैं, यानी विलेय हो जाते हैं। कुछ पदार्थ जल में मिश्रित नहीं होते हैं, काफ़ी समय तक जल में रखने पर भी घुल नहीं पाते हैं। ये पदार्थ जल में विलेय होते हैं, जैसे रेत, बालू का रेत या लोहा का रेत, लकड़ी का बुरादा। यानी कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिसको जल के साथ मिलाने पर वह नहीं घुल पाते, अगर हम उसको हिलाते डुलाते हैं तब भी वह नहीं घुल पाता है। ये पदार्थ अविलेय होता है, जैसे कि लोहा का रेत या लकड़ी का बुरादा। आप देखते हो कि अगर रेत को जल में डालते हैं तो वह जल के निचले सतह पर जाकर बैठ जाता है और घुल नहीं पाता है। अगला पॉइंट है कुछ द्रव लिक्विड भी जल में विलय होते हैं। मतलब अगर हम जल भी एक लिक्विड है जिसमें हम किसी दूसरे लिक्विड को मिलाते हैं तो कुछ ऐसा लिक्विड पदार्थ होता है जो जल में घुल जाता है, जैसे सिरका या नींबू का रस। अगर हम नींबू के रस को पानी में डालते हैं तो वह पूरी तरह मिल जाता है, यानी विलय हो जाता है। और कुछ लिक्विड पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो जल में विलय नहीं होते हैं या जल के साथ मिलाने पर जल में घुल नहीं पाते हैं, जैसे सरसों का तेल या मिट्टी का तेल। अगर जल में मिट्टी का तेल डालते हैं तो आप देखते होंगे कि जो मिट्टी का तेल है वह पानी के ऊपरी सतह पर आकर आ जाता है और जल में विलय नहीं हो पाता है। नए विलय होने वाले द्रव पदार्थ और जल के मिश्रण को कुछ समय तक छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेता है। यानी जो भी द्रव पदार्थ होते हैं अगर हम उसको जल के साथ मिलाकर छोड़ देते हैं कुछ देर तक या कुछ समय तक तो वह अपनी एक परत बना लेता है, पृथक परत बना लेता है जो जल के ऊपरी सतह पर मौजूद। आगे है अगला पॉइंट है कुछ गैस जल में विलय होते हैं जबकि कुछ नहीं। जैसे हम लोगों ने एक एक करके पढ़ा ठोस, चीनी, नमक, रेत और पढ़ा द्रव के बारे में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं गैस के बारे में। कुछ गैस जल में विलय होते हैं और कुछ गैस जल में अविलय होते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है जल में विलय होता है क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से ही जल बनता है। जैसे इसका रासायनिक सूत्र है H2O, यानी इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद रहता है। अगला पॉइंट है यह जल में रहने वाले जंतुओं और पादपों के उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण है। यानी जो ऑक्सीजन है जल में रहने वाले जीव जंतु जो होते हैं, यानी जल के अंदर जो जीव जंतु मौजूद होते हैं या कुछ पादप भी मौजूद होते हैं जो जल के अंदर ही रहते हैं, वो जल से ही ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो आप लोग इससे भी समझ सकते हैं कि जल में ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है यानी विलय हो जाता है। यानी हम लोग देखेंगे कि जल में तीनों पदार्थ विलय और अविलय दोनों हो सकते हैं। यानी हम लोग देखेंगे कि जल है जो लिक्विड है उसमें तीनों तरह का पदार्थ यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों तरह का पदार्थ को विलय और अविलय कर सकते हैं। यानी दोनों तरह का पदार्थ घुल सकता है और अविलय भी हो सकता है, चाहे वो द्रव हो या ठोस हो या गैस हो। आगे पढ़ेंगे वस्तु को डूबना और तैरना। यानी जल में कौन से वस्तु डूबता है और कौन से वस्तु तैरता है। जल में ठोस पदार्थ अविलय होते हैं और जल से पृथक हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं। कुछ अविलय पदार्थ जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगता है, अन्य कुछ पदार्थ डूब जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल पेड़ पौधे की पत्तियां जल में तैरने लगता है, पत्थर कंकड़ जल में डूब जाता है। यानी हमने पीछे प्रयोग किया
एक गिलास में पानी के साथ हम लोग बालू लिए तो बालू पानी के तली में बैठ गया और उस गिलास में मिक्स मतलब और उस जल में मिल नहीं पाया, मतलब मिक्स नहीं हो पाया और बालू अबिलय रहा। और ये जो पदार्थ जल में जो डूबता या तैरता है वो हमेशा अबिलय ही रहता है, क्योंकि जो विलय हो जाता है वो उस पदार्थ को डूबने या तैरने से कोई मतलब नहीं होता, वो दिखता ही नहीं है कि डूबा या तैरा, मतलब पता ही नहीं चल पाता। इसलिए अविलय पदार्थ का मतलब ये हुआ कि चाहे वो जल में डूबे या तैरे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन विलय नहीं हो सकता है। जो पदार्थ डूब जाता है या तैरते रहता है वो पानी में या जल में विलय नहीं हो पाता है। आगे है पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट। उन पदार्थ अथवा सामग्री जिससे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं, जैसे कांच, जल, वायु या कुछ प्लास्टिक। यानी वैसे पदार्थ जिसे हम लोग आर पार देख सकते हैं, जिसे देखते हुए कि जैसे गाड़ी में जो शीशा लगा हुआ रहता है उससे आर पार देखा जा सकता है, या साफ पानी के थ्रू भी। गिलास में आप कांच के गिलास में आप पानी रखते हैं और उसके एक साइड से आप देखें और दूसरे साइड कोई वस्तु हो तो वो साफ दिखता है। या कुछ प्लास्टिक भी होता है ऐसा जिससे आप आर पार देख सकते हैं, तो उसे पारदर्शी पदार्थ भी कहते हैं। अपारदर्शी ओपेक। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता। इन पदार्थों को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी का बॉक्स, धातु के बर्तन के डिब्बे। यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसे हम आर पार नहीं देख सकते हैं। किसी पदार्थ के पीछे हम कोई चीज़ को रख दें तो उसके पीछे जो रखा हुआ पदार्थ है वो हमको नहीं दिख सकता है। और अपारदर्शी पदार्थ में हम लोग लकड़ी को भी ले सकते हैं या लोहे को भी ले सकते हैं। यानी जिस पदार्थ से हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगला है पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट। जैसे कि एक कागज़ के सिर में तेल की बूंदें डालकर फैला दो। कागज़ के उस भाग से जहाँ तेल फैला दे, बल्ब की रोशनी में देखने पर बल्ब पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु भूनता नहीं। यानी अगर किसी कागज़ को हम लेंगे और उसके सिर में मतलब एक भाग में अगर तेल के बूंद डाल दे और उसके बाद उससे बल्ब के सामने रख कर देखे तो बल्ब कुछ साफ दिखाई देता है, जबकि जो कागज़ के भाग तेल से भींगा हुआ नहीं रहता उससे वो कम दिखाई देता है, परंतु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। लेकिन पहले की अपेक्षा जो भाग भींगा हुआ नहीं रहता उसकी अपेक्षा भींगा हुआ भाग से ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उसे पारभासी कहते हैं। यानी वो वस्तु जिसे हम स्पष्ट नहीं देख सकते हैं तो उसे हम लोग पारभासी कहते हैं। इसमें हम लोग धुंधला शीशा भी कह सकते हैं कि धुंधला शीशा से भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। हमने यह सीख लिया कि पदार्थों की अपनी भिन्न भिन्न दिखावट होती है तथा इसके जल अथवा अन्य द्रव्यों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर या डूब सकते हैं अथवा पारभासी, अपारदर्शी या पारदर्शी हो सकते हैं। यानी पदार्थ बहुत तरह के होते हैं, जिसको पानी के साथ मिलाने पर कुछ पदार्थ डूब जाते हैं तथा कुछ पदार्थ ऊपर रह जाते हैं और कुछ पदार्थ विलय हो जाते हैं। उसके साथ साथ कुछ पदार्थ अपारदर्शी भी होते हैं और कुछ पदार्थ पारदर्शी होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिससे आप देख सकते हैं लेकिन क्लियर वो नहीं दिखाई देता है, तो उसे पारभासी कहते हैं। आई होप आप लोग को मटेरियल समझ में आ गया होगा। इसका फर्स्ट टॉपिक था। अगले क्लास में हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे मटेरियल्स के। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू।